Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 12 फरवरी 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नामीबिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये जो सेशन है आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस का, इसमें हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये सेशन आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, मेनली यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे और भी एग्जामिनेशन के जो विद्यार्थी हैं वो इसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस पर्टिकुलर लेक्चर से। इसमें खास बात यह है, हर एक आर्टिकल के साथ कोशिश ये की जाती है कि अगर कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया है किसी एग्जामिनेशन में रिलेटेड प्रश्न, तो आपको उसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, हमें समझ के जाना है। इस तरीके की प्रिपरेशन हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं अपने सेशन के अंदर में। चलिए फिर आज वैसे अगर हम लोग अखबार देखें, अपना न्यूज़पेपर द हिंदू, तो द हिंदू में इंटरनेशनल एडिशन में पहली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट एविडेंस ऑफ एंशिएंट ट्रेड लिंक्स। देखो हुआ क्या एक्चुअली में, तमिल रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट्स मिली हैं कहाँ पर, इजिप्ट में, जो क्या दिखाता है एंशिएंट टाइम्स में भारत और इजिप्ट के बीच में किस प्रकार से ट्रेड होता था, उस ट्रेड लिंक्स को शो करता है। अभी बहुत कुछ इसमें जानने के लिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, लेकिन ये आर्टिकल छपा कहाँ पर है, आज पेज नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। ये है वो एग्जैक्ट आर्टिकल, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इन इजिप्ट पॉइंट टू एंशिएंट ट्रेड लिंक्स, यहां पर एग्जैक्टली बात हो रही है। तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इस तरीके से यहां पर कुछ लिखा हुआ। ठीक है, ये आप इंस्क्रिप्शंस देख पाएंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ है, ऐसे ही तमिल ब्राह्मी, प्राकृत और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस को डिस्कवर किया गया है। और ये कहां से मिले हैं इंस्क्रिप्शन दोस्तों, इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग से मिले हैं, इजिप्ट से मिले हैं। ठीक है, जो कि तमिल में है, ब्राह्मी में है, प्राकृत में है, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी इंडिया से रिलेटेड है। और कहां पे मिले हैं, इजिप्ट में मिले हैं, जो ये दिखाता है कि हाँ एंशिएंट टाइम्स में भारत और साथ ही साथ में इजिप्ट का एक कनेक्शन हुआ करता था। जब उस कनेक्शन को और विस्तार से खोजने की कोशिश की गई तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मिली, लॉग बुक्स मिली है ना। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ये पता चला कि दोनों के बीच में ट्रेड कनेक्शन हुआ करता था, व्यापार को लेकर कनेक्शन हुआ करता था। भारत से बहुत सारे मसाले वगैरह जाया करते थे, कहाँ पर, रोमन एम्पायर में, इजिप्ट के जरिए रोमन एम्पायर में। और कहाँ से जाते थे, स्पेशली जो ये कनेक्शन था, ये तमिलगम से कनेक्शन था। तमिलगम बेसिक तौर पे एंशिएंट तमिल रीजन की बात हो रही है, और भारत के दूसरे अन्य भाग ये कनेक्टेड थे रोमन एम्पायर से, जिसके बेसिस पे ये पूरा व्यापार हुआ करता था। तो ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिस्कवरी है, इस डिस्कवरी का मेन बैकग्राउंड क्या है, आइए जरा वो समझते हैं। लगभग 30 इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस दोस्तों पाए गए हैं, आइडेंटिफाई करे गए। कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर जो थेबन नेक्रोपोलिस नामक एक जगह है, वहाँ पर लगभग 6 ऐसे टॉम्स हैं जिसमें ये सारे इंस्क्रिप्शंस फाइंड आउट करे गए हैं, पाए गए हैं इजिप्ट के अंदर में। और ये इंस्क्रिप्शन जब हम लोग देखते हैं किस समय के हैं, तो लगभग 1 से लेकर 3rd सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। 2024-25 में भी इस प्रकार के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आइडेंटिफाई करे गए थे जगह जगह पर। ठीक है, जो सजेस्ट करता है कि हाँ बिल्कुल एक मल्टी कल्चरल विजिटर्स हुआ करते थे इजिप्ट के अंदर में ड्यूरिंग द रोमन टाइम्स। रोमन एम्पायर के समय पर इजिप्ट से भारत का एक बेहतरीन कनेक्शन हुआ करता था, बहुत सारा जो व्यापार है, ट्रेड लिंक्स हैं, वो जुड़ा करते थे। अगर हम इसको मैपिंग के जरिए देखेंगे तो इस प्रकार से आप इस मैप को देख सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। तो एक लॉग बुक है, लॉग बुक आप समझ रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उस समय के लोग थे उन्होंने लिखा है। और एक लॉग बुक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब इसके मेन राइटर कौन है ये आज तक नहीं पता, ये नहीं पता, हालांकि इसको बाद में ट्रांसलेट वगैरह किया गया है, ग्रीक में लिखा हुआ है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, याद रखेगा दोस्तों, 1st सेंचुरी सीई में लिखी गई ये लॉग बुक है। इसमें भी क्या ये कनेक्शन दिखाया गया है, कनेक्शन क्या दिखाया गया है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये देख पाओगे अरेबियन नेशन हो गए, इधर हम लोग बात कर रहे थे ऊपर इजिप्ट वाले रीजन की। तो इजिप्ट के इस तरीके से जो रूट है ना, ये भारत के साथ जुड़ते थे। 2 रूट आते थे, ध्यान में रखिएगा उस समय पर। एक रूट जो है इधर की साइड जुड़ता था बारी गजा नाम की जगह पर, जो बेसिकली आज के समय पर बरूज के नाम से जानते हैं।
फिर वैसे ही एक दूसरा रूट यहाँ पर आता था दोस्तों, जिसका जो बेसिक तौर पे जुड़ता था मुजरिस से, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन से। समझ रहे हैं? तो ये वो रूट है, उस समय पर ये व्यापार हुआ करता था। ऐसे ढेर सारे इंस्क्रिप्शन भी बताते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट्स है, उसमें भी ये जो बातें हैं वो नोटिस करी गई हैं। तो अभी जो तमिल ब्राह्मी मिली है कहाँ पर, इजिप्ट के अंदर में, वो एग्जैक्टली है क्या, जरा वो समझ लेते हैं। ये बहुत ही पुरानी स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो स्पेशल तौर पे ओल्ड तमिल में लिखी गई है। और ध्यान में रखिएगा ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये स्क्रिप्ट यानी तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकल कर आती है। 3rd सेंचुरी BCE से लेकर लगभग 3rd सेंचुरी CE के समय पर यूज़ की जाती थी। अलग अलग गुफाओं में ऐसी स्क्रिप्ट्स मिला करती थी। ट्रेड रूट्स के दौरान पॉटरीज, कॉइन्स, इन सब जगह पर हम लोग इसी तरीके से लिखा करते थे, ठीक है, उस समय पर। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती थी। समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं इसका नेचर किस प्रकार से है? ये जो इंस्क्रिप्शन है ये विजिटर ग्राफिटी है। ग्राफिटी क्या होता है? स्पेशल तौर पे वॉल पे कुछ लिख देना या वॉल पे कुछ ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो जो कोई विजिट करता था, मान लो इंडिया से कोई गया व्यक्ति इजिप्ट के अंदर में, तो वहाँ पे उन्होंने उनके नाम कई जगह पर लिखे हुए मिले हैं या उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ड्रॉ हुई भी मिली हैं, ठीक है। तो या जो टॉम्ब होता है, टॉम्ब की दीवारें होती हैं, उस पर कुछ नाम गाड़ के लिख दिया जाता है, कार्व आउट कर दिया जाता है। या कुछ प्लेसेस हैं एंट्रेंस के पास में या इंटीरियर वॉल्स हैं, उस पर कुछ डिज़ाइन होती है। तो इस प्रकार के इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ग्राफिटी का नाम भी दिया है या दूसरे और प्रकार के इंस्क्रिप्शन भी बोला गया है। जो बेसिक तौर पे हमको ये दिखाता है कि भारत के जो मर्चेंट्स हैं या भारत के जो ट्रैवलर्स हैं वो इजिप्ट जाते थे, और इजिप्ट जाने के बाद में जब इजिप्ट से आते थे तो एक प्रैक्टिस होती थी लीविंग नेम्स, यानी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि भाई कोई इजिप्ट गया है तो इजिप्ट से जब वापस आ रहा है तो अपना नाम वहाँ पर लिख कर आएगा, गाड़ के किसी चीज़ से कार्व आउट करके लिख कर आएगा, तो अपना आइडेंटिटी मार्कर छोड़ कर आते थे। तो वही प्रैक्टिस वहाँ पर शो करी गई है, ये प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो करते थे। और जब अब इजिप्ट के अंदर में जगह जगह पर ये इंस्क्रिप्शन देखी गई तो उसमें से कौन कौन से नाम आइडेंटिफाई करे गए। पहला नाम जो सबसे ज़्यादा जगह पर दिखाई दिया है वो है चिकई कोरन। एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। चिकई कोरन ये नाम बताया जा रहा है इजिप्ट के अंदर लगभग 8 बार मिला है 5 अलग अलग टॉम्ब से, एक ही नाम लिखा हुआ। और जब चिकई कोरन नाम को ब्रेक डाउन करा गया, इसके पीछे का कुछ एविडेंस समझने की कोशिश करी गई, तो जो चिकई वर्ड है ये संस्कृत से रिलेटेड है, कोरन वर्ड तमिल रूट से रिलेटेड है। तो ये जो टर्म है ना कोरन, इसका काफ़ी सारा मतलब होता है। कोरम मतलब विक्ट्री भी होती है, कोरम मतलब यहाँ पर एक शेरा वॉरियर को भी बिलोंग किया गया है, कोरम मतलब यहाँ पर किंग भी होता है। तो सब कुछ सार मिला के निकाला गया तो मतलब निकल कर आया तमिल वॉरियर। एक तमिल वॉरियर जो एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये नाम निकल कर आया। तो ये नाम कहाँ पर मिले हैं? इजिप्ट के अंदर में, टॉम्ब्स के अंदर में जगह जगह पर इंस्क्रिप्टेड वे में देखने को मिले, लिखे हुए मिले। अब इसी के माध्यम से हमको और भी बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं, सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि यही जो वर्ड है कोरन, ये इजिप्ट में टॉम्ब्स में तो मिला। उसके अलावा दोस्तों इजिप्ट के अंदर में जो रेड सी पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बेरिनिके, प्लीज़ याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ बेरिनिके किस चीज़ से रिलेटेड है या ये क्या है। तो ये रेड सी पोर्ट सिटी है इजिप्ट के अंदर में, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। संगम लिटरेचर के बेसिस पे कुछ कॉन्टेक्स्ट पाए गए हैं, संगम लिटरेचर में भी यहाँ पर आप कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं, ठीक है। एंशिएंट चेरा कैपिटल के दौरान भी ये इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं। तो कोरन तो वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा देखने को मिला है जगह जगह पे। कोरन के अलावा जो दूसरे नाम वर्ड देखने को मिले हैं, कोपन, ये भी तमिलनाडु में फाउंड किया गया है। उसके अलावा कतन, किरण, इस प्रकार के जो नाम है वो भी देखने को मिले। ये जो तमिल नेम्स हैं ये जगह जगह पर पाए गए। तो हुआ क्या इस सब चीज़ों से? जब ये नाम देखने को मिले हैं, वहाँ पर इजिप्ट के अंदर में खोजे गए, जगह जगह टर्म्स में पाए गए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि जो चीज़ें अभी तक एज अ थ्योरी देखी जाती थी, कोई कन्फर्मेशन नहीं था कि भाई भारत और रोमन ट्रेड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट था क्या, तो उन सब चीज़ों को ये कन्फर्म करने का काम करता है कि हाँ बिल्कुल जो तमिलगम है यानी मालाबार कोस्ट से रोमन इजिप्ट के बीच में ये ट्रेड हुआ करता था। और मेजर आइटम ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर आइटम जो भारत से जाते थे रोमन एम्पायर में वो कौन कौन से थे? पेपर, ठीक है, पेपर हो गया, मसाले हो गए, आइवरी, टेक्सटाइल और जेम्स, ये सब सामान जाता था। ये मेजर ट्रेड आइटम्स थे। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर में। उसके अलावा जो रोमन गॉड कॉइन्स हैं, कुछ सिक्के हैं दोस्तों गोल्ड के, और वो सिक्के मिले हैं तमिलनाडु के अंदर में, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड होता था, रोमन गोल्ड कॉइन्स हमको उसके बदले में मिलते थे, वो तमिलनाडु में पाए गए। हम सामान बेच कर आते थे, रोमन गोल्ड कॉइन्स से लेकर आते थे वहाँ से।
समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की चीज़ें पाई गई हैं, कुछ एविडेंस। और ये सब चीज़ें जो एविडेंस है ये क्या शो करते हैं कि हाँ, भारत और रोमन ट्रेड का कनेक्शन हुआ करता था, मजबूत कनेक्शन हुआ करता था। ठीक है, और वो कनेक्शन कैसे, रूट्स जो हैं वो रूट्स मैंने आप लोगों को इस पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर में, सॉरी इस पिक्चर के अंदर में बता दिए हैं। ठीक है, पहले हमारा फोकस केवल रेड सी पोर्ट तक था। रेड सी पोर्ट जो एक बेरेनिक है, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। अब नाइल वैली या वैली ऑफ द किंग्स पर भी हम खोज कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हमको इस प्रकार से नए नए प्रकार के जो एविडेंस है वो मिल रहे हैं, जो दिखाता है कि हाँ, जो हमारे मर्चेंट्स हुआ करते थे, हमारे व्यापारी इधर से उधर ट्रैवल करते थे, एक कल्चरल कॉन्फिडेंस था, हमारा जो पार्टिसिपेशन था वो दुनिया भर के नेटवर्क में हुआ करता था। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, इंडो और रोमन ट्रेड का जब हम एनालिसिस करते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी सीई से लेकर थर्ड सेंचुरी सीई को लेकर समय को डिकोड करा गया है। और ये समय कहाँ पर डॉक्यूमेंट करा गया है, इन सब समय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जो व्यापार वगैरह हुआ करता था इस पर्टिकुलर समय के दौरान भारत और रोमन एम्पायर के बीच में, ये सब डॉक्यूमेंट कहाँ पे हुआ है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर में, याद रखेगा। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये क्या है, एक प्रकार की किताब कह सकते हैं जिसको हम लॉग बुक कहते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ट्रैवलर्स वगैरह इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करते थे, उस समय के लोगों ने इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी है, लेकिन इसको किसने लिखा है, एग्जैक्ट ऑथर का नाम नहीं पता, अननोन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डॉक्यूमेंट करें तो उसमें पता चलता है कि बहुत जो रोमन एम्पायर है वो भारत से मसाले परचेज किया करता था। और मसाले कहाँ से जाते थे, तमिल के बंदरगाह से। तमिलनाडु में जैसे मुजिरिस की अभी हम लोगों ने ये मैप में देखा था ना, ये वाला एक रूट कनेक्ट है किससे, ऊपर उधर इजिप्ट से, रोमन एम्पायर से। तो मुजिरिस हो गया, उसके अलावा अरिकमडू हो गया, कोरकई हो गया। कोरकई को तो लेकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ भी है। ये वो पोर्ट्स है, वो बंदरगाह हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सामान जाया करता था रोमन एम्पायर में। ये बातें कहाँ पर हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी क्या है, एक लॉग बुक जिसका ऑथर नहीं पता कौन है, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया है काफ़ी सारे लोगों ने। एक ट्रांसलेशन और किसी ने किया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप ये समझ लो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एग्जैक्टली क्या है। तो ये ग्रीक ट्रैवल और ट्रेड अकाउंट है। ठीक है, एक ट्रैवल ट्रेड अकाउंट, जो लोग घूमते थे उन्हीं सब चीज़ों को इन्फॉर्म इसके अंदर में डॉक्यूमेंट करते थे, लिखते थे। इसको फर्स्ट सेंचुरी सीई में लिखा गया है। टाइम पीरियड याद रखिएगा। इसमें सब कुछ मेंशन करा गया है, रेड सी के थ्रू जो ट्रेड होता था, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, सब चीज़ों को डिस्क्राइब करा गया है। इसमें कुछ पोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है, मुजिरिस पोर्ट के बारे में। उसके अलावा बैरी गैजा जो भारूच है, यानी कि भारत के दोनों कनेक्शन जो जुड़े हुए हैं एम्पायर के साथ में उस समय पर, दोनों कनेक्शंस के बारे में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। फिर कुछ ट्रेड आइटम्स के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जैसे स्पाइसेस हो गए, पर्ल्स, आइवरी, टेक्सटाइल। इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस के बारे में इसमें बात की गई है। ये सब कुछ इसमें है। लेकिन जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेगा कि भाई इसको किसने लिखा है, नीचे कमेंट में कुछ नाम वगैरह दे दे, तो पता होना चाहिए इसका ऑथर अननोन है, नहीं पता किसने लिखा है। इसको ग्रीक स्पीकिंग इजिप्टियन मर्चेंट ने लिखा था। ठीक है, मतलब ग्रीक जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, उस भाषा का यूज़ किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी आप देख पाओगे ये जो टेक्स्ट है इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया। तो हम ये सब इंफॉर्मेशन कैसे डिकोड कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका मॉडर्न ट्रांसलेशन अवेलेबल है। 1912 के अंदर में ट्रांसलेशन और जो कमेंट्री करने वाले व्यक्ति थे वो उनका नाम है विल्फ्रेड एच स्कॉफ। अब ट्रांसलेशन पूछ लेगा तो नाम पता है भाई, विल्फ्रेड एच स्कॉफ, लेकिन जब पूछेगा एग्जैक्टली इसको किसने लिखा है तो पता होना चाहिए अननोन, नाम नहीं पता। अब जो ये बातें हैं दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यूज़पेपर पढ़ना, केवल पढ़ के निकल जाना इज़ नॉट इनफ। ये छोटी छोटी माइक्रो डिटेल्स होती हैं जो आपने अखबार के आर्टिकल से निकालनी है, उसका डेटा कलेक्ट करना है और इसी चीज़ को आप एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करोगे। बाद में एग्जाम में जाने से पहले इसको रिवाइज करोगे, यहीं से सवाल बन जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, करंट अफेयर में वो चीज़ें हैं कि भाई ये कुछ एविडेंस मिले हैं, लेकिन अब आप देखोगे मैंने आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन इसमें कनेक्ट करवा दिया है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं इन रिवीजन पॉइंटर्स के नाम से। एक वर्ड है चिकई कोरन। उसके अलावा जो हम लोगों ने बेरेनिके पोर्ट के बारे में डिस्कशन किया, तो बेरेनिके पोर्ट के बारे में याद रखना। कोरकई के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है। अब देखो एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है बीपीएससी का। बीपीएससी 64th एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में ये सवाल बन चुका है। क्वेश्चन क्या है, हु रोट द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी को किसने लिखा है, ये कुछ नाम दिए गए हैं और जो लास्ट ऑप्शन है वो कहता है नन ऑफ द अबव। तो यही यहाँ पर ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किसने लिखा है, या एक से ज़्यादा लोगों के थ्रू यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि जब हम इसमें देखते हैं कि भाई किसने लिखा है, तो ग्रीक स्पीकिंग इजिप्टियन मर्चेंट ने लिखा है, कौन थे नहीं पता। समझ रहे हैं। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में ये जानकारी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है वो एग्जैक्टली सही हो जाएगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अच्छा एक चीज़ और, अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले 1 मिनट रुको। ये देखो, ये रहा वो आर्टिकल जो मैंने आपको बताया, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, जिसमें सिकई कोरन
बहुत सारी जगह पर मेंशन है, इजिप्ट के अंदर अलग अलग टॉम्स में, वैली ऑफ द किंग्स में, ये हमने डिस्कस किया। फिर सारी बातें जो हैं इसमें से निकाल कर आपको बता दी गई हैं। कुछ यहाँ पर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स को इसमें आइडेंटिफाई करा गया है। कुछ इंस्क्रिप्शंस 2024-25 में भी स्टडी करे गए थे, सेम ऐसी चीज़ें पाई गई थी। ठीक है, सिकई कोरन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वर्ड कहाँ से आया है ना, ये वर्ड कहाँ से लिंक होता है, ये हमारे न्यूज़पेपर में है, वो आपको डेटा बना कर दिया गया एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये देखो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भाई ये नाम कहाँ से आया, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, और उसके अलावा क्या कनेक्शन है, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स यहाँ पर पाए गए हैं। रोमन एम्पायर से लेकर दिए तमिलंगम का ये जो ट्रेड लिंक्स है वो क्या हुआ करता था, वो हमने समझा। उसके अलावा बेरिनी के पोर्ट के बारे में हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ही छपा हुआ है, तो एग्जामिनेशन में यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो पढ़िएगा अच्छे से। अब पढ़ना क्या है, समझ गए होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रटना नहीं है, अच्छे से चीज़ों को समझिए कि हाँ मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कभी भी लंबे समय तक आप याद रख पाओगे। बस एक छोटा छोटा रिवीजन करने की देरी रहेगी, वो रिवीजन भी वीकली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए करवाता हूँ। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स मिलते हैं, यानी जो पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे हैं, शानदार से पीडीएफ, चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो एज इट इज़ रीड करो। और सेम ऐसा ही बिल्कुल पीडीएफ हिंदी भाषाओं में भी मिलता है, यानी कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पर हमारे अलग अलग सोर्सेस, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल, इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन, PYQs, ये सब कुछ शामिल होता है एक ही पीडीएफ में। एक पीडीएफ सभी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर? यह मिलता है केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट अभी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। अगला आर्टिकल बात करता है एक वल्चर के बारे में। भाई वल्चर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अलग अलग वल्चर की प्रजातियां चर्चाओं में बनी हुई हैं। पिछले साल से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, जनवरी में भी डिस्कस किया था, अब फरवरी में भी डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल दिसंबर में भी डिस्कस किया था, सितंबर में भी डिस्कस किया था। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बनने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं क्योंकि इतनी बार न्यूज़ में है। ये देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल है, आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है, जो वैसे बहुत कम दिखाई देता है, स्पेशली सेंट्रल एशियन अमेरिका वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है, अमेरिकन वाले रीजन में। तो ये जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर है, ये कहाँ पे स्पॉट किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर में देखा गया है। इस वजह से बहुत सारे जो आर्टिकल हैं इस वल्चर को लेकर वो मिलने लगे। न्यूज़ आप समझ गए, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर जो ओल्ड वल्चर स्पीशी में, देखो 2 प्रकार की स्पीशी होती हैं। ये यूपीएससी का सवाल भी है, यूपीएससी ने मंकी की स्पीशी के बारे में पूछा है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी क्या होता है। वैसे ही वल्चर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक कैटेगरी होती है ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स, एक कैटेगरी होती है न्यू वर्ल्ड वल्चर्स। तो जो न्यू वर्ल्ड वल्चर्स है ये अमेरिका वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स जो हैं ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। समझ गए इस बात को? तो जब हम लोग हिमालयन ग्रिफिन की बात करते हैं तो सॉरी, मैंने यहां पर एक वर्ड सेंट्रल अमेरिका इस्तेमाल कर दिया ना। सेंट्रल अमेरिका नहीं है, सेंट्रल एशिया है दोस्त, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला रीजन है। तो जो हिमालयन ग्रिफिन नाम के वल्चर हैं ये या तो हिमालयाज वाले रीजन में मिलते हैं या सेंट्रल एशिया वाले रीजन में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, प्लीज़ याद रखिएगा। जो न्यू वर्ल्ड वल्चर होते हैं वो अमेरिका में मिलते हैं, उनकी जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो देखने को मिलती है। कौन सी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो वो है कैथरेडिटाई। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर जो है ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप में मिलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर ध्यान में रखेगा। तो हिमालयन ग्रिफिन के बारे में क्वेश्चन बने तो ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है, जैसे व्हाइट रम्ड वल्चर होता है, और ये भारत में मिलता है, स्पेशली सेंट्रल एशिया वाले रीजन में और हमारे हिमालयन वाले रीजन में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये रही आपकी सारी लोकेशंस, हिमालयाज हो गए, तिब्बतन प्लेट्यूज हो गए और सेंट्रल एशियन माउंटेन्स हो गए। यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पीशी मिलती है, ज़्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे स्थानों पे पाई जाती है, ठीक है। तो रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर मेलघाट में ये पाया गया है, मतलब देखा गया है। तो ये अपने आप में ही बहुत सारी और भी रिसर्च को प्रमोट करेगा कि भाई ये ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, इनके मूवमेंट के बारे में या इनके सीज़न के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंस है, सीज़न वाइज किस तरीके से मोबिलिटी होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। जब वल्चर की हम सभी प्रजातियों के बारे में बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वल्चर बोला जाता है, क्योंकि ऐसे गिद्धों की दोस्तों भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ज़्यादातर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, खतरे में है। लेकिन आपको जो न्यूज़ में है केवल वो पढ़ने हैं। हिमालयन ग्रिफिन न्यूज़ में तो इतना पढ़ना है
क्योंकि हिमालयन ग्रिफन वल्चर जो है ये अपना खुद का घोंसला बनाते हैं, स्पेशली ऊंची चोटी चट्टानों पे, जो एकदम किनारे होता है ना, वहाँ पे घोंसला बनाते हैं। और जीवन साथी इनका हमेशा पूरे जीवन भर एक ही होता है, यानी मोनोगेमस इन नेचर होते हैं ये। और ईयरली बेसिस पर अपनी जहाँ पर घोंसला बनाया था वहाँ पे ये रिटर्न भी करते हैं। दिन में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, यानी डायurnal है। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये डायurnal स्पीशी है। ठीक है, जो डेड बॉडीज़ होती हैं अलग अलग जानवरों की, उसको खाने का काम करते हैं। जब ये डेड बॉडीज़ को खाते हैं तो डेड बॉडी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उस डेड बॉडी को पहले ही यहाँ पर इस वल्चर ने खा लिया है अलग अलग जानवरों की। समझ रहे हैं ना? क्लियर हो गया? तो ये जो वल्चर है, ये वल्चर तेज़ी से भारत में वैसे डिक्लाइन हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। कारण क्योंकि अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दवा इस्तेमाल की जाती है डिक्लोफेनेक, ये आपको पता होगा। डिक्लोफेनेक एक दवा है जो गाय भैंसों को दर्द के लिए दी जाती है, दर्द को दूर करने के लिए। लेकिन दवा देने के बावजूद भी कभी गाय भैंस अगर नहीं बच पाती थी तो उनके बॉडी में डिक्लोफेनेक रहता था। अब क्या है, वल्चर आके उनकी डेड बॉडीज़ को जब खाता था ये गिद्ध, तो क्या होता था दोस्तों कि वो जो डिक्लोफेनेक है वो वल्चर के शरीर में चला जाता था। और वल्चर के शरीर में जाने की वजह से ये डिक्लोफेनेक, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये डिक्लोफेनेक वल्चर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, वल्चर का डाइजेशन, वल्चर का किडनी रीनल फेलियर करता था, किडनी वगैरह फेल हो जाती थी वल्चर की। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहां पर डिक्लोफेनेक का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वल्चर देश के अंदर में तेज़ी से कम हो गए। अब आपको कुछ नहीं करना, हिमालयन ग्रिफन वल्चर का आईयूसीएन स्टेटस याद रखना है। आईयूसीएन के अंदर में ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, यानी कि खतरे में ये प्रजाति हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको बस खाली इतना रखना है रिवाइज करने के लिए कि भाई ये है, इसका साइंटिफिक नेम है जिप्स हिमालयनसिस। ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? हिमालयस, तिब्बत रीजन और सेंट्रल एशियन रीजन। ऊंचाइयों पे पाया जाता है, नेस्टिंग वगैरह होती है, मोनोगेमस बिहेवियर है, डायurnal होता है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। सबसे बड़ा खतरा इसको डिक्लोफेनिक पॉइजनिंग का है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब वल्चर से ही रिलेटेड एक छोटा सा अपडेट और है, जो पिछले साल भी न्यूज़ में था और अभी जनवरी के महीने में भी न्यूज़ में था। अपडेट यह है कि लगभग 6 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स को असम में रिलीज़ करने की बात की गई थी कि 6 ऐसे वल्चर जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, इनको रिलीज़ किया जाएगा। तो एक तो हिमालयन ग्रिफन वल्चर न्यूज़ में है मेरे दोस्त, ये आपको पता है। 2 अलग और वल्चर की प्रजाति चर्चाओं में है। सब याद रख लेना जो न्यूज़ में रही हैं, कौन कौन सी प्रजाति। वैसे तो 9 प्रजाति भारत में पाई जाती हैं, मैं कह रहा हूँ 9 की 9 नहीं याद रखनी, जो जो न्यूज़ में है उतनी याद रखनी है। एक तो हिमालयन ग्रिफन, उसके अलावा स्लेंडर बिल्ड वल्चर, और दूसरा है वाइट रम्ड वल्चर। ये सब न्यूज़ में है पिछले 3 से 4 महीनों में। ठीक है, तो ये 2 प्रजातियों को रिसेंटली असम में रिलीज करने की बात की थी, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड वाइट रम्प्ड वल्चर। प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली इसके बारे में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। स्लेंडर बिल्ड वल्चर के बारे में इतनी याद रखना कि ये असम और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ऊपर जो हमने हिमालयन ग्रिफन के बारे में बात की थी वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। स्लेंडर बिल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। वाइट रम्ड अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है प्रजाति। भारत में 9 प्रजाति वल्चर की पाई जाती हैं। वल्चर की 9 प्रजातियों के नाम आपके सामने ये देखने को मिल जाते हैं। कुछ नाम यहाँ हैं, कुछ नाम यहाँ हैं। हिमालयन ग्रिफन एंडेंजर्ड कैटेगरी, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब नियर थ्रेटेंड कैटेगरी, और बाकी जो स्पीशीज़ हैं वो ये नहीं देखने को मिलती हैं। तो भारत में टोटल 9 स्पीशीज़ हैं। और इन स्पीशीज़ को सबसे बड़ा खतरा क्या है? अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ। डिक्लोफेनेक हो गया, जैसे मैंने बताया डिक्लोफेनेक कैसे कहीं ना कहीं वल्चर के मौत का कारण बन जाता है, वो हमने जस्ट अभी समझा। जैसे डिक्लोफेनेक है वैसे ही दोस्तों एसिक्लोफेनेक है, नेमेसोलाइड है और केटोप्रोफेन है। ये सब नाम अगर मिल जाएंगे ना तो पता होना चाहिए कि हाँ, ये सब वल्चर की पॉपुलेशन को कम करने के पीछे के मेन कारण साबित हो चुके हैं पिछले कुछ समय पर। क्योंकि डिक्लोफेनेक पॉइजनिंग की वजह से 95% से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होती हुई नजर आई है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ड्रास्टिक डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया? पूछा जाता है इन चारों में से वो कौन सा मेन कारण है जिसकी वजह से वल्चर की पॉपुलेशन भारत में तेज़ी से कम हुई है? तो वह है डिक्लोफेनेक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना गाय भैंसों में। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न हो जाता है। ठीक है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी ने ऐसे सवाल पूछा हुआ है डिक्लोफेनेक को लेकर। अगला आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, लेकिन है बहुत काम का, जिसमें बात हो रही है दोस्तों मॉन्स मुतौन के बारे में। मॉन्स मुतौन एक प्रोपोज्ड लैंडिंग साइट माना गया है चंद्रयान 4 के लिए। आपको पता है भारत का चंद्रयान 2 बहुत चर्चाओं में था, क्योंकि चंद्रयान 2 में इंडिया ने फेलियर को फेस किया। हम चांद पर उतर नहीं पाए, हमारा लैंडर उतरा तो सही लेकिन कनेक्टिविटी टूट गई। और फिर इसी फेलियर को हमने
कह सकते हैं एज अ लेसन लिया और उसके बाद में चंद्रयान 3 लॉन्च किया। चंद्रयान 3 साल 2023 में सितंबर के महीने में आपको पता होगा ये चांद पर सक्सेसफुली उतर जाता है। चांद पे साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता है। सक्सेसफुली लैंडिंग हो पाई, कनेक्शन वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंटेन हम लोग कर पाए। चंद्रयान 3 के बाद दोस्तों अब भारत फोकस कर रहा है चंद्रयान 4 नाम के मिशन के ऊपर में। तो चंद्रयान 4 जिसको हम 2028 में कंडक्ट करने वाले हैं, अब की बार हमारा मिशन बड़ा है पहले के कंपैरिजन में। बड़ा इसलिए है क्योंकि इस बार इसरो चंद्रयान 4 मिशन को चांद पर लेकर जाएगा, चांद पे से सैंपल इकट्ठा करेंगे और उस सैंपल को वापस लेकर आएंगे, यानी कि सैंपल का रिटर्न भी करने वाले हैं, याद रखिएगा। फिर चंद्रयान 4 के बाद एक और मिशन है जिस पे भारत काम कर रहा है, लेकिन उसमें जापान के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो भारत और जापान भी एक तरफ फोकस कर रहे हैं कि चांद के साउथ पोल पर जाएंगे और हम वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज करेंगे, ड्रिलिंग वगैरह करेंगे चांद के ऊपर में। तो वो भारत और जापान का जो मिशन है उसको बोलते हैं ल्यूपैक्स मिशन। तो ल्यूपैक्स और चंद्रयान 4 दोनों अलग अलग मिशन है, ध्यान में रखिएगा। ल्यूपैक्स का काम क्या है, इंडिया की जो इसरो है और जापान की जो जाक्सा है, जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी, जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, दोनों के बीच में कोलैबोरेट करके ये लोग जाएंगे चांद पे, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह वहाँ पे खोजेंगे। लेकिन अभी हम ल्यूपैक्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 4 के बारे में। ठीक है, तो देखिए द हिंदू में ही आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि इसरो ने जगह ढूंढ ली है कि कहाँ पर हमें अपने चंद्रयान 4 मिशन को लैंड करवाना है, और उस जगह का नाम क्या है, मोन्स मोतोन। प्लीज़ याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा काम की इंफॉर्मेशन है ये, मोन्स मोतोन। इसरो के ऑफिशियल्स ने यहां पर यह बोला है। ठीक है, मोन्स मोतोन कुछ इंपॉर्टेंट जगह है यहां पर जो सूटेबल मानी गई है, जहां पर हम लोग आराम से उतर सकते हैं। यह फ्लैट सरफेस है, क्योंकि चांद पे आप देख पाओगे ढेर सारे गड्ढे हैं, एकदम रफ सरफेस है, बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं वहां पर, है ना, गड्ढे हैं ढेर सारे गहरे गहरे। तो अगर हम कहीं पर भी उतार देंगे तो मिशन की कनेक्टिविटी टूट सकती है या सेफ लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। तो हमने एक जगह आइडेंटिफाई करी है, और वो जो जगह है वो है, मैंने आपको बताया जो नाम है एग्जैक्टली वो है मोन्स मोतोन। माना जा रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो लैंडिंग ईजी हो सकती है। उसके अलावा चांद से बहुत सारे सैंपल हमको मिल सकते हैं। तो हमारा मेन पर्पस क्या है दोस्तों, ये भारत का पहला लूनार सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है, जहां पे हम चांद से सैंपल इकट्ठा करेंगे और वापस पृथ्वी पे आएंगे। चाइना ये काम कर चुका है। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, भाई रिसेंटली बताओ मोन्स मोतोन नाम की जगह चर्चाओं में थी, ये क्या है। तो वैसे आप कह सकते हैं ये एक माउंटेन है, एक पहाड़ है जो चांद में साउथ पोल वाले रीजन में प्रेजेंट है, और स्पेशली कौन सी जगह पे, साउथ पोल एतकन बेसिन पर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मतलब क्या SPAB कह सकते हैं। तो साउथ पोल एतकन बेसिन ये वाली जगह है। ये आप लोग देख पाओगे मैप में, मेरे पास जितने फोटोज़ अवेलेबल होंगे मैं सब फोटोज़ के थ्रू आपको बहुत बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा मून वाला रीजन हो गया, इसमें ये हो गया साउथ वाला रीजन, साउथ पोल वाला रीजन। साउथ पोल को आप लोग इस तरीके से देखोगे तो ये जो पूरा बेसिन वाला रीजन है यह है साउथ पोल एतकिन बेसिन। माना जाता है पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा गड्ढा यही है, बिगेस्ट क्रेटर माना जाता है, सबसे बड़ा गड्ढा यह है। तो ये गहरी जगह है, बहुत गहरी है, डीपर जगह है। गहरा गड्ढा हुआ कैसे था, इसके पीछे का कारण हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक ऊंची सी छोटी सी जगह है उठी हुई, जिसको बोलते हैं मोन्स मोतोन। माना जाता है मोन्स मोतोन एक फ्लैट सरफेस है, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस बाकी सारे एरिया से। तो जब हम मिशन लैंड करवाएंगे तो सेफ तरीके से लैंड हो जाएगा, किसी बोल्डर वगैरह के साथ टकराएगा नहीं, या टेढ़ा मेढ़ा अगर उतरता है तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो फ्लैट सरफेस मैटर करता है अगर चांद पे हमें कोई भी पर्टिकुलर मिशन को उतारना है तो। क्यों मैटर करता है? क्योंकि एक स्टेबल सरफेस रहेगा वो, है ना, कोई स्लोपी ग्रेडियंट नहीं रहेगा, बोल्डर्स वगैरह वहाँ पर नहीं रहेंगे, गड्ढे कम रहेंगे, तो लैंडिंग में रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जैसे हमारा चंद्रयान 2 में लैंडिंग होते होते कनेक्शन टूट गया था, पॉसिबिलिटी है कि किसी बोल्डर से टकरा गया हो या किसी गड्ढे में ऊपर नीचे हो गया हो जिससे वो गिर गया हो, तो ये भी कुछ यहाँ पर मेन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो साउथ पोल एतकिन बेसिन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिन याद रखिएगा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाया गया है मून के ऊपर में, एक बहुत बड़ा क्रेटर है, लार्जेस्ट नोन इम्पैक्ट माना जाता है कि सौर मंडल में अगर कोई बहुत बड़ा क्रेटर है या कोई बहुत बड़ी जानी माना इम्पैक्ट पड़ा है तो वो यही है, जिसका नाम है साउथ पोल एतकिन बेसिन। ठीक है, लेकिन ये चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको दे सकता है। यहाँ से जो मटेरियल हम लेकर आएंगे उससे हम अपने यूनिवर्स के इवोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो इसलिए साउथ पोल वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साउथ पोल वाला रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है, इसके पीछे का पहला रीजन है परमानेंट शैडोड क्रेटर्स। यहाँ पर कुछ गड्ढे ऐसे हैं जहाँ पर
जो सनलाइट है, सूरज की किरणें, वो पड़ती ही नहीं है। जब सूरज की किरणें नहीं पड़ती तो वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इतना ठंडा। अब इतना ठंडा हो गया है तो पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि उस पर वाटर आइस ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, यानी कि बर्फ़ के डिपॉजिट्स वहाँ पर हो सकते हैं। तो इसकी खोज करनी है, और अगर ये मिल गया, वाटर आइस अगर मिल जाता है, तो समझो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमारा हो गया, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को हम भविष्य में भेजने वाले हैं, तो एस्ट्रोनॉट्स को पीने के लिए पानी मिल जाएगा चांद पे, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल बन सकता है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे चांद पे बेस बनाने की बात कर रहे हैं, तो पानी अवेलेबल रहेगा, तो आधी से ज़्यादा समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। तो इसकी भी हम खोज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी नहीं रही हैं साउथ पोल पे। कुछ जगह ऐसी हैं, मोन मोतोन वाली जगह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे सनलाइट यानी सूरज की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं। तो एक जगह जो है ठंडी जगह, उसको तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हमारा काम है किस जगह को आइडेंटिफाई करना, मोन्स मुतोन को। मोन्स मुतोन जहाँ पे सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं, रिसीव हो रही हैं। अब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो सोलर पावर्ड मिशन भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सोलर पावर मिशन चलाओगे तो उसके लिए सूरज ज़रूरी है, सूरज की ऊर्जा चाहिए भाई, है ना। तो इससे एक स्टेबल एनर्जी सप्लाई हो पाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी हो पाएगी, लॉन्गर ऑपरेशन लाइफ हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर पाएंगे। बाकी जो ये जगह हमने चुनी है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अर्थ के साथ में बिल्कुल सीध में आती है, तो कनेक्शन बहुत बेटर तरीके से होता है। और कम्युनिकेशन अगर हम लोग करना चाहेंगे अपने अर्थ से उस साउथ पोल वाले रीजन पे, तो अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन होगा, कोई भी किसी प्रकार की समस्या कम्युनिकेशन में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों साउथ पोल वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये चंद्रयान 4 के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या चंद्रयान 4 क्या है। तो चंद्रयान 4 में भारत का मेन पर्पज़ है कि हम चंद्रमा से सैंपल इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद में वापस उड़ान भर के धरती पर आएंगे और चंद्रमा के सैंपल्स को लेकर आएंगे, और चंद्रमा की जो मिट्टी है दोस्तों उसको एनालाइज करेंगे एडवांस लैबोरेटरीज में, जिससे हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, कुछ और पास्ट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स की वो पता चलेगा, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो पता चलेगा, पानी प्रेजेंट है या नहीं वो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके अलावा कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ पर कहाँ पर हैं इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो कहोगे ये काम करने वाला भारत क्या पहला देश होने वाला है? नहीं, इस प्रकार का काम यानी लूलर सॉइल को एनालाइज बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे यूएसएसआर ये काम कर चुका है, अमेरिका ये काम कर चुका है, चाइना ये काम कर चुका है, इन सब ने ऑलरेडी लूनार सैंपल रिटर्न को अचीव कर लिया है। तो भारत इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब भारत भी इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, इस एलीट ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको रिवाइज करना है तो ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं फॉर द रिवीजन। अब देखिए यहाँ से ना यूपी पीएससी के अंदर पीसीएस में कुछ प्रश्न पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल है ये ल्यूपैक्स मिशन को लेकर है। आप ल्यूपैक्स के बारे में भी जानते हैं, पढ़ा दिया है आपको, भारत और जापान के बीच का इनिशिएटिव है। यहाँ पर भी हम चांद के साउथ पोल वाले रीजन को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट है, ल्यूपैक्स के बारे में पूछता है कौन सा सही है। पहला कहता है कि ये जो ल्यूपैक्स है ये भारत और जापान की पार्टनरशिप है, जिसमें ये दोनों मिलकर जॉइंट मून मिशन कंडक्ट करेंगे, जिसको भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जो जाक्सा है यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी, ये रिस्पॉन्सिबल होने वाली है, ये लैंडर बनाएगी इस मिशन के लिए जो चांद पे लैंड करेगा, जबकि जो इसरो है वो रोवर बनाएगा, और रोवर के साथ साथ लॉन्च व्हीकल इसरो का होने वाला है। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख पाओगे तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली देखने को मिलेगा, दूसरा वाला गलत है। क्यों? आइए आपको फटाफट लूपैक्स के बारे में पढ़ा देता हूं। तो लूपैक्स एक जॉइंट मिशन है भारत जापान के बीच का, जिसमें अगेन हम चंद्रमा के साउथ पोल को एक्सप्लोर करेंगे, वाटर आइस का पता लगाएंगे, ड्रिलिंग करेंगे, लूनार सरफेस कंपोजिशन करेंगे, यानी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम लोग खोजेंगे। ये भारत और जापान के बीच के स्पेस एजेंसीज के बीच का मिशन होने वाला है, भविष्य में कंडक्ट करेंगे। आंसर नंबर 2 यानी स्टेटमेंट नंबर 2 गलत क्यों है? क्योंकि इसमें काम क्या है, इंडिया और जापान अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो इंडिया का क्या योगदान है, जापान का क्या योगदान रहेगा। इसरो जो है दोस्तों ये लैंडर डेवलप करेगा, याद रखिएगा, यानी जो चांद पे लैंड करेगा। और जो जापान की कंपनी है जाक्सा, वो रोवर डेवलप करेगी। रोवर मतलब उस लैंडर में से निकलेगा रोवर, चांद पे घूमेगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। रोवर के साथ साथ लॉन्च व्हीकल भी जापान का होने वाला है। जापान का कौन सा? H3 रॉकेट का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है दोनों कंट्रीज़ की, जिसके बेसिस पे ये बड़े मिशन को अंजाम देंगे आने वाले समय पर। क्वेश्चन पहले ही बन चुका है तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने पीआईबी को भी इसमें ऐड किया है, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सभी सोर्सेस एक जगह पर मिल जाएंगे।
आर्टिकल कहता है स्वलंबिनी स्कीम के बारे में बात करता है। स्वलंबिनी स्कीम एक वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जहां पे महिलाओं को बिजनेस के अंदर में उतारने की बात की गई है, महिलाओं को बिजनेस में सपोर्ट करने की बात की गई है ताकि महिलाएं बिजनेस में उतरें, शुरुआत करें, इसमें सेल्फ रिलायंट वेमेन बने, खुद अपने ऊपर निर्भर हो सके। इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है स्वलंबिनी स्कीम के अंदर में। तो ये आप देख पाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से पीआईबी के अंदर में ये डेटा इन्फॉर्मेशन आया है स्वलंबिनी स्कीम के बारे में। ये डेटा किसने पब्लिश किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप नाम के मंत्रालय ने, ठीक है। और यही मंत्रालय के अंदर में स्वलंबिनी स्कीम काम करती है। प्लीज़ याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ ये स्कीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो मंत्रालय का नाम पता होना ज़रूरी है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है यंग फीमेल स्टूडेंट्स को एम्पावर करना, उनको सशक्त करना, मजबूत करना, ताकि वो जो महिलाएं हैं वो अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें, एंटरप्राइज की शुरुआत कर सकें। तो बैकग्राउंड क्या कहता है? हम इस चीज़ पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ये स्कीम क्यों लाई गई? क्योंकि भारत के अंदर में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। महिलाओं का योगदान लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कम है। बिजनेस में जेंडर गैप ज़्यादा है, पुरुष ज़्यादा आपको बिजनेस सेक्टर में देखने को मिलेंगे, महिलाएं कम हैं। महिलाओं का नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जो फाइनेंस का एक्सेस है वो उनको नहीं मिल पाता, लोन्स वगैरह, क्रेडिट वगैरह नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट इसी के लिए स्वलंबिनी स्कीम लॉन्च करती है। वो कह रही है कि हम महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरल स्किल्स लॉन्च करेंगे, डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस उनके अंदर में बिल्डअप करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे। और इस चीज़ का जिक्र रिसेंटली लोकसभा के अंदर भी किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर में एक पर्टिकुलर स्टेटस देखते हैं वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, तो वो स्टेटस क्या है? भारत में वैसे बहुत सारी एमएसएमईज हैं, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे बिजनेस सेक्टर। 63 मिलियन से ज़्यादा एमएसएमईज हैं, लेकिन महिलाएं केवल 20% के हिसाब से एमएसएमईज को ओन करती हैं। तो कंट्रीब्यूशन महिलाओं का कम है। वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो रैंकिंग आती है, इसमें इंडिया की रैंक 65 कंट्रीज में से 57 नंबर पर है, जो दिखाता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भारत में बिजनेस सेक्टर में कम है। उसके अलावा ग्लोबल फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें इंडिया की रैंकिंग 77 नेशंस में से 70वें नंबर पर है। समझ रहे हैं? तो हमें वेमेन का पार्टिसिपेशन बिजनेस सेक्टर में बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर। अगर भारत के अंदर में कुछ राज्य हैं ऐसे जहां पर वेमेन लेड एमएसएमई सेक्टर ग्रो कर रहे हैं या महिलाओं का योगदान एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा है, तो वो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और आंध्र प्रदेश वाला रीजन हमको देखने को मिलेगा। तो ये वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप का स्ट्रक्चर है इंडिया में, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इसीलिए स्वलंबिनी स्कीम लाने की बात की गई है, ताकि स्वलंबिनी स्कीम के तहत एक माइंडसेट डेवलप किया जाए, बिजनेस माइंडसेट डेवलप किया जाए यंग वेमेन के माइंड में। उसके अलावा एक स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें वेमेन लेड स्टार्टअप की शुरुआत की जाए। उसके अलावा इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जाए ताकि वो खुद पर अपने ऊपर यहाँ पर निर्भर रहे। तो इस स्कीम के बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला फीचर है टारगेटेड ग्रुप, यानी कि 1200 फीमेल स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से अलग अलग सेक्टर से यंग वुमेन को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा ताकि वो इस सेक्टर में उतरें। उनको शुरुआत में जानकारी दी जाएगी। पहला स्टेज ये होगा कि भाई इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास में, सरकारी स्कीम कौन कौन सी हैं जिसके तहत उनको अलग अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सपोर्ट मैकेनिज्म क्या क्या उनको मिल सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करवाना। तो ये सब कुछ पहले हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिससे एक माइंडसेट डेवलप होगा, एक एक्सपोजर डेवलप होगा, उनको इस चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर अब जो जानकारी यानी आइडिया डेवलप हुआ है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जाएगी, यानी फिर उनको ट्रेन किया जाएगा, बिजनेस प्लानिंग में स्किल दी जाएगी, फाइनेंशियल एक्सेस दिया जाएगा, मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर वो बिजनेस सेक्टर में उतरना शुरू होंगी। फिर उनको मेंटरशिप दिया जाएगा स्टेप नंबर 3 के अंदर में, लगातार असिस्टेंस देना, सपोर्ट देना, रजिस्ट्रेशन के समय पर, फंडिंग के समय पर, उनके आइडियाज़ को एक नए बिजनेस सेक्टर में उतारना। ये सारे काम हो रहे हैं स्वलंबिनी स्कीम के तहत। आई होप आपको क्लियर हो चुका है स्वलंबिनी स्कीम क्या है और इसमें कौन से मंत्रालय के अंतर्गत में ये आती है स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि यही मंत्रालय इस पूरे स्कीम का सुपरविजन करेगा, देखेगा कैसे इसमें काम चल रहा है, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पूरा मॉनिटरिंग का काम भी इसी मंत्रालय के पास में होने वाला है।
और इस मंत्रालय के साथ साथ नीति आयोग भी सपोर्ट करेगा, मेंटोरशिप देने वाला है, कुछ फंडिंग वगैरह भी नीति आयोग इसमें प्रोवाइड करवाएगा। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, वेमेन लेड एमएसएमईज ज़्यादा होंगे भारत में, जेंडर गैप कम होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, यानी एजुकेटेड फीमेल यूथ हैं उनका भी अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा होगा ताकि हम अपने इकॉनमी को आगे बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्वलंबिनी स्कीम के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। ये रहे रिवीजन पॉइंटर्स, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, टारगेट क्या है इनका, ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 स्टेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। उसके अलावा नीति आयोग का मेन काम क्या होने वाला है इसमें, ये सब कुछ आपको दिया गया रिवीजन पॉइंटर में। जो सब कुछ पढ़ाया रिवाइज करना है, कभी भी इतने छोटे सेक्शन में काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी ने यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में यहां पर यह प्रश्न बनता है, क्वेश्चन है स्वलंबिनी के बारे में। स्वलंबिनी एक वेमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है फॉर द नॉर्थ ईस्ट। इसको लॉन्च किया गया है कौन से मंत्रालय के थ्रू, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो मंत्रालय पूछा है तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भाई यही पहला है जो हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है, प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर बाद में तमिल ब्राह्मी वाला जो आर्टिकल है ये हमारा आज का न्यूज़पेपर वाला टॉपिक है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ये स्कीम भी क्लियर हो गई। बाकी आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ये पीडीएफ्स वगैरह मैंने आपको बताया, ये शानदार से पीडीएफ आपको मिलेंगे केवल पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट आप बहुत ज़रा सा है 499, और ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, इस व्हाट्सअप नंबर पे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।